हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा था, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत एक संक्षिप्त परिचय, और उसके अंतर्गत हम लोगों को जो अध्ययन करने थे वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थे। और मैं जिस राज्य के बारे में आज आप लोगों को शेयर कराने वाला हूँ वो राज्य है कर्नाटका, जो मैप में दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस मैप आप देख पा रहे हो, ये जो राज्य दिख रहा है ये कौन सा राज्य मैंने बताया? कर्नाटका। तो कर्नाटक के बारे में हम लोगों को पढ़ने हैं। आप लोगों को बता दूं, मैं कर्नाटक के संदर्भ में अपने विस्तृत भूगोल, प्राकृतिक सौंदर्य और लंबे इतिहास के कारण कर्नाटक राज्य जो है वो बड़ी संख्या में पर्यटन आकर्षकों से परिपूर्ण है। राज्य में जहां एक और प्राचीन शिल्पकला से परिपूर्ण मंदिर मिलेंगे, तो वहीं आधुनिक नगर भी हैं। जहां एक और नैसर्गिक पर्वतमालाएं आपको दिखेगी, तो वहीं अनेक वन संपदा भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलता हूं मैं आज अपने न्यू राज्य की तरफ, जिसका नाम होगा कर्नाटक। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों कर्नाटक के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए। मैं यहां हेडिंग दे देता हूं कर्नाटका। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी जो है, मैं सबसे पहले बता दूं कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल ऑफ कर्नाटका, पहले बंगलोर हुआ करता था, अब इसका नाम हो गया बंगलुरु। याद रखना, बंगलुरु। क्या मैंने बताया? बंगलुरु, जो सबसे बड़ा शहर भी है, कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी है बंगलुरु, और इसकी राजधानी भी है बंगलुरु। सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है बंगलुरु। याद रखना दोस्तों, सिलिकन वैली, सिलिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकन वैली के नाम से भी जाना जाता है, और सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटका को। तो मैं अब आगे चलता हूं। यह दक्षिण भारत का एक राज्य है। आप देख पा रहे हो इस मैप में कि दक्षिण भारत में एक राज्य, सुसज्जित राज्य दिख रहा है जिसका नाम है कर्नाटक। अगर मैं इसके चौहद्दी की बात करूं तो आप देख पा रहे हो, ये जो कर्नाटका है, मैं KARN कर दे रहा हूं, कर्नाटका। आप अकॉर्डिंग टू दिस मैप देख रहे हो कि ये जो कर्नाटक है, इस कर्नाटक के उत्तर में कौन सा राज्य है? आप देख पा रहे हो कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र है। मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं। कर्नाटक के उत्तर में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। मैं कर्नाटक के उत्तर पूर्व की ओर बात करूं, उत्तर पश्चिम की ओर, तो ये उत्तर पश्चिम की ओर जो है एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। ठीक है। अगर मैं कर्नाटक के पूर्व की ओर बात करूं तो कर्नाटक के पूर्व में आपको दिख पा रहा है यहां पर आंध्र प्रदेश। मैं यहां लिख दे रहा हूं आंध्र प्रदेश। अगर कर्नाटक के उत्तर पूर्व दिशा में आप लोग देखोगे तो आप कर्नाटक के उत्तर पूर्व दिशा में आपको दिखेगा तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। मैं पहले बता रखा हूं। अगर कर्नाटक के दक्षिण में बात करोगे तो कर्नाटक के दक्षिण में, खासकर दक्षिण में मतलब ये वाला क्षेत्र। अगर दक्षिण पूर्व की बात करोगे तो दक्षिण पूर्व में आपका आएगा तमिलनाडु। और अगर आप दक्षिण की बात करते हो तो दक्षिण में आपको मिलेगा केरला। कर्नाटक के दक्षिण में केरला। और अगर कर्नाटक के पश्चिम में बात कर रहे हो कि प्योर पश्चिम में कौन सा क्या है, तो प्योर पश्चिम में जो है वो है अरेबियन सी, यानी अरब सागर। ये था आपका कर्नाटक राज्य का चौहद्दी। उम्मीद है समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया? कर्नाटक के उत्तर में गोवा राज्य ले लो, या फिर आप उत्तर पश्चिम में ले लो, गोवा राज्य ले लो। उत्तर में महाराष्ट्र ले सकते हो, उत्तर पूर्व में तेलंगाना ले सकते हो, जबकि पूर्व वाले में आंध्र प्रदेश ले सकते हो, जबकि दक्षिण पूर्व वाले में तमिलनाडु ले सकते हो, दक्षिण में केरल और पश्चिम में अरब सागर है। ये चौहद्दी आप लोग को दिमाग में होगी। कितने राज्य टच करते हैं, कौन कौन से राज्य टच करते हैं, आसानी से आप लोग समझ गए। अब मैं चलता हूं 2011 के सेंसस के अनुसार कर्नाटक के मुख्य फैक्ट्स के तरफ। और वो मुख्य फैक्ट्स इस प्रकार होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक जो राज्य है जिसकी राजधानी बंगलुरु है, इसका लिंग अनुपात क्या है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, तो इसका लिंग अनुपात है 973। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कर्नाटका, तो आप आराम से बता सकते हो 319 जनसंख्या घनत्व। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दशकीय वृद्धि दर क्या है, दशकीय वृद्धि दर मतलब जो 10 साल पे 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर आप देखिएगा तो कर्नाटक का मिलेगा आपको 15.60% के आसपास दशकीय वृद्धि दर हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लिटरेसी क्या है, मतलब साक्षरता दर क्या है यहां, तो इसका जो साक्षरता दर होगा वो 75% के आसपास, 75.40, कहीं कहीं 36 भी देता है,
% के आसपास साक्षरता दर आपको देखने को मिलेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया जाए कि कुल जिलों की संख्या कितना है, तो कर्नाटक के कुल जिले जो हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है, कुल जिले की संख्या है ओनली फॉर 30, यानी 30, याद रखना। अगर मुख्य भाषा पूछा जाए कि कर्नाटक का मुख्य भाषा क्या है, तो कर्नाटक का मुख्य भाषा है कन्नड़। मैं यहां लिख दे रहा हूं मुख्य भाषा कन्नड़, याद रखना। मुख्य भाषा क्या बताया मैंने? कन्नड़। अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि इसका लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, एक एंग्लो इंडियन इसमें अपॉइंटेड होते हैं, यानी 224 + 1 यानी 225। अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या कितना है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या है 75। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ लोकसभा यानी मेंबर ऑफ, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उसकी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा का 28। इसी तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा में कितने हैं, तो राज्यसभा में 12, यानी लोकसभा राज्यसभा ये संसद है, विधानसभा विधान परिषद ये आपका विधान मंडल है। तो ये मैंने क्या बोला? विधान मंडल मैं पहले भी बता चुका हूं, पॉलिटी में इसका और विस्तृत अवलोकन कराऊंगा आप लोगों को। और इसको मैंने बोल दिया संसद। संसद और सांसद में अंतर होता है दोस्तों, याद रखना। संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जब आपके पास विधानसभा है, जब आपके पास विधान परिषद है, तो ये जो होगा ये कैसी सदनीय होगी? द्विसदनीय विधानमंडल होगी। यानी कर्नाटक में कितनी सदनीय है? द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर कुल वन क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाए, तो वन क्षेत्र में 37,550 आप बोल सकते हो, यानी 37,550 किलोमीटर स्क्वायर। अगर पूरा वन क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए कि टोटल कुल वन क्षेत्र कितने हैं, तो 37,550 के आसपास देखोगे, 37,550 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास, जो मैंने पहले भी बता चुका है कि SISFR रिपोर्ट 2017 के अनुसार। उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज आप लोगों ने नोट कर रखा होगा। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। देखो मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्षेत्रफल, पॉपुलेशन सब पढ़ते रहते हैं, ना याद होगा ना पढ़ना है। आप बीपीएससी देने जा रहे हो तो बीपीएससी का सिर्फ बिहार स्पेशल के बारे में जानकारी रखो। अगर जेपीएससी देने जा रहे हो तो जेपीएससी के बारे में जानकारी रखो। सभी राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि हम लोगों को क्या छोड़ने हैं। जो स्टूडेंट ये समझ पा रहा है पढ़ने क्या है, सब पढ़ रहा है, लेकिन जो चीज छोड़ना चाहिए वो भी चीज छोड़कर आप नहीं चलोगे तो वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर आपके दिमाग में अच्छे से नहीं आ पाएगा। आपको बता दूं कि इस राज्य का जो गठन हुआ, यानी कर्नाटक का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मैं पहले भी एक बार चर्चा कर चुका हूं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, याद रखना दोस्तों, पॉलिटी में भी आप लोग पढ़ोगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, जबकि मैंने 53 के बारे में बताया था। जब 53 रहेगा तो आयोग होगा, याद रखना 53 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछेगा तो 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन ही इसको किया गया। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था, पहले क्या नाम था इसका? मैसूर। लेकिन 1973 में, याद रखना 1973 में, मैं बता रहा हूं कि पहले इसका नाम क्या था? मैसूर के नाम से ये कर्नाटक जाना जाता था। लेकिन मैंने एक डेट लिया, ईस्वी लिया, वो ईस्वी क्या था? 1973। तो 1973 में जो है पुनर्नामकरण हुआ, यानी फिर से नामकरण हुआ, उसमें इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। यानी कर्नाटक से पहले इसका नाम मैसूर हुआ करता था, 1973 के बाद इसका पुनर्नामकरण करके इसका नाम कर्नाटका कर दिया गया। महत्वपूर्ण नदियों में आप ले सकते हो, जैसे उत्तर नदी में बहने वाली नदियां हैं कृष्णा नदी, और कृष्णा और उसकी सहायक नदी है। मतलब मैं अगर यहां पर ड्रॉ कर दूं, आपको बता दूं कि ये जो नदी है, ये नदी का नाम मैंने क्या बोला दोस्तों? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा तथा उसकी सहायक नदी, जैसे आप ले सकते हो भीमा नदी ले लो, आप घाट प्रभा ले लो, मैं लिख दे रहा हूं भीमा नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, है ना। मतलब जो कृष्णा नदी, जो उत्तर क्षेत्र में कृष्णा नदी है, उस कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है, जैसे मैंने बोला भीमा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा ले लो, तुंगभद्रा भी इसी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा है। और तुंगभद्रा की भी सहायक नदी आप ले लो तो हगरी ले सकते हो, वेदावती ले सकते हो, इसकी भी सहायक नदी है हगरी। बहुत कम एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा बहुत डीप पूछा गया, इसी को वेदावती भी कहते हैं, वेदावती।
वथी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा आप लोग दक्षिण में जब जाओगे तो दक्षिण में कावेरी नदी आपको मिलेगी। कौन सी नदी मैंने बोला? कावेरी। उत्तर में कृष्णामुख नदी और दक्षिण में कावेरी नदी। और वो जो कावेरी नदी है दक्षिण में, उसकी सहायक नदियां जैसे हेमावती ले लो आप, फिर सीमस ले लो आप, फिर अर्कावती ले लो आप, फिर इसके अलावा लक्ष्मण तीर्थ ले लो आप, इसके बाद काबिनो ले सकते हो, है ना। तो ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए जानकारी ज्यादा नहीं रखना है, मैंने बोल दिया है। अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा तो अपने नोटबुक में आपको सुन के लिख लेना है। अदरवाइज मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूं। अगले पॉइंट में जाने के पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत बता दूं कि यहां जो मैंने बताया कृष्णा और तुंगभद्रा, ये आप फिगर के द्वारा देख सकते हो। ये जो नदी मैंने बताया, सपोज करो ये मैंने बनाया कृष्णा नदी और इससे जाकर मिली कौन? तुंगभद्रा नदी। याद रखना, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, याद रखना, है ना। तो ये कृष्णा नदी, आप याद रखना कि कृष्णा नदी जो है, जैसे आप आंध्र प्रदेश हैदराबाद के बारे में पढ़ते हो तो हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। लेकिन अभी जो नई राजधानी बनेगी वो प्रस्तावित है आपका कौन? अमरावती। तो अमरावती किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे। याद रखना, ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा मैं के लिख दे रहा हूं, ये टी फॉर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। तो ऐतिहासिक पहलू में अगर आप देखोगे तो ऐतिहासिक पहलू में जो ये जो बीच वाला क्षेत्र देखता है, ये जो बीच वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस बीच वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या? इस बीच वाले क्षेत्र का नाम है दोआब। क्या बोलते हैं दोस्तों? दोआब। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोआब क्या होता है, तो प्लीज आप लोग इस सारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, बने रहना। दोआब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना कि दोआब क्या होता है। कितने लोग दोआब के बारे में जानते हैं, मैं देखूंगा कितने लोग जानते हैं, फिर मैं अगले क्लास में इसको ड्रॉ करूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था दोआब, तो दोआब क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये लिखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ था तो उसमें ये वाला जो क्षेत्र था यहां पर रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता, रायचूर दोआब। और रायचूर दोआब जो था काफी सरप्लस प्रोडक्शन होता था और इसके कारण ही जो उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र था इन दोनों में युद्ध का कारण बना था। उत्तरी क्षेत्र विजयनगर के नाम से जानते थे, विजयनगर हरिहर बुक्का आप लोग जान रहे होंगे। और दक्षिण वाला जो था बहुमनी, हसन गंगू के द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य बहुमनी, जो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में दो राज्यों का उदय हुआ था। विजयनगर जहां हिंदू राज्य था, बहुमनी जहां पर मुस्लिम राज्य था, दोनों के बीच लड़ाई का केंद्र रायचूर दोआब बना था। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि दोआब किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। उम्मीद है समझ में आई होगी पिक्चर के साथ। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जो मैंने पूछा है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। तो आपको बता दूं कि सिलिकॉन स्टेट के रूप में अगर पूछा जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूं सिलिकॉन स्टेट कौन है? कर्नाटक। सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक पर प्राचीन काल में नंद काल का, नंद वंश पढ़ोगे आप, मौर्य वंश पढ़ोगे आप, सातवाहन पढ़ोगे, इन सभी राजाओं का शासन था। मतलब नंद वंश का भी था, मौर्य वंश का भी था, सातवाहन का भी था। श्रवण बेलगोला एक जगह है, ठीक है, श्रवण बेलगोला, याद रखना। श्रवण बेलगोला में जैन संत गोमतेश्वर, श्रवण बेलगोला, मैंने एक जगह का नाम लिया कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, और वहां पर एक जैन संत का नाम लिया गोमतेश्वर। गोमतेश्वर क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है दोस्तों। तो ये कौन सा है? जैन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन से। तो श्रवण बेलगोला जो है उसमें जैन संत गोमतेश्वर, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, गोमतेश्वर की प्रतिमा गंग वंश का एक राजा था जिसका नाम था, उसका मंत्री था जिसका नाम था चामुंड राय। चामुंड राय, याद रखना दोस्तों, चामुंड राय। फिर से मैं पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं। श्रवण बेलगोला में जो जैन संत थे जिसका नाम था गोमतेश्वर, उसकी प्रतिमा जो थी गंग वंश के एक राजा थे, उस राजा के मंत्री जो थे चामुंड राय ने बनवाई थी। इसके अलावा आप देखते हो पेशवा, जिसकी समाप्ति लगभग 1818 के आसपास, तो पेशवा भी आप ले लो 1818 के आसपास। टीपू सुल्तान ले लो 1799 के आसपास खात्मा हो जाता है टीपू सुल्तान का। तो पेशवा और टीपू सुल्तान की पराजय के बाद जो कर्नाटक है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाता है। इसके अलावा आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे तो बेलगांव का जो कांग्रेस अधिवेशन देखने को मिलेगा जो महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। इसको मैं बोर्ड पे लिखना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैं जो अभी चर्चा किया वो है बेलगांव अधिवेशन, है ना, बेलगांव अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। याद रखना दोस्तों। तो बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924, और इसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे? महात्मा
गांधी इसकी अध्यक्षीय थे, आईएनसी की, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बेलगांव अधिवेशन हुए थे 1924 में, उसमें जो अध्यक्षता किए थे वो महात्मा गांधी ने की थी। इसके अलावा राज्य की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करूं मैं तो एक पहाड़ी क्षेत्र आएगा जिसका नाम है बाबा बुदन। तो बाबा बुदन के पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है मुलयानगिरी, मैं यहां लिख दे रहा हूं मुलयानगिरी। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। मुलयानगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो बाबा बुदन पहाड़ी के पश्चिम में आपको दिखेगा मुलयानगिरी, जो राज्य की यानी कर्नाटक राज्य की सर्वोच्च चोटियों में से एक है। कर्नाटक में बहुत घने घने वन पाए जाते हैं, सागौन का पेड़ पाया जाता है, चंदन वगैरह का वृक्ष पाए जाते हैं। कॉफी उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो कर्नाटक देश जो है वो काफी कर्नाटक राज्य जो है वो काफी अग्रणी स्थान रखते हैं। पनबिजली संयंत्र में भी कर्नाटक का स्थान जो है काफी अग्रणी है। इसके साथ साथ आप नोट में लिख सकते हो कि 1902 में, मतलब लगभग वर्ष 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में, याद रखना शिव समुद्रम एक हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न आता है। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि शिव समुद्रम जो है किस नदी के किनारे है या किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो 1902 में शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र, एशिया का फर्स्ट जल विद्युत हाइड्रोलाइटिक जल विद्युत संयंत्र। मैंने इसमें क्या बताया? लगभग 1902 के आसपास एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र के बारे में मैंने चर्चा किया, जिसका नाम क्या था? शिव समुद्रम। क्या नाम बताया दोस्तों? शिव समुद्रम। पूछेगा शिव समुद्रम किस नदी के तट पर है या किस नदी के पर बना हुआ है, तो क्या बोलोगे? कावेरी। तो याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कावेरी नदी पर बना हुआ शिव समुद्रम जो है, जो एशिया का फर्स्ट जल विद्युत संयंत्र यानी जल विद्युत संयंत्र से संबंधित है, जो किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्लेस की तरफ मैं आप लोगों को आकर्षण करना चाहूंगा, इसे मैं हटा दे रहा हूं। अगला मैं चलूंगा कुछ प्लेस की तरफ, जिसका पहला नाम होगा सेंट मैरी द्वीप। सेंट मैरी द्वीप। तो सेंट मैरी द्वीप के बारे में क्या जानना है? छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझते चलो। कर्नाटक का जो दक्षिण क्षेत्र है, जो कर्नाटक आपको राज्य दिख रहा है, इस कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में एक छोटा सा जिला है कन्नड़ जिला, जिसके पश्चिम में स्थित है अरब सागर। अरब सागर दिख रहा है ये, और ये अरब सागर, ये आप दिख रहा है ना अरब सागर, यहां तो देख पा रहे हो, ये अरब सागर है। अरब सागर के पास में ही ये द्वीप है जिसका नाम है सेंट मैरी द्वीप। उम्मीद है समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। तो सेंट मैरी द्वीप किस राज्य में है पूछेगा तो कर्नाटका में है, ठीक है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के पश्चिम में स्थित है कौन? अरब सागर में एक द्वीप है। इसके अलावा एक अलग जगह का नाम मैं लिख दे रहा हूं, हम्पी। बहुत ही मशहूर है हम्पी। हम्पी विजयनगर की राजधानी के रूप में हम्पी कर्नाटक में है, खंडहरों का शहर होता है हम्पी। तो कर्नाटक के एक रायचूर जिला, वो जो मैंने दोआब बताया था ना, वो रायचूर जिला के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है सोने की खान, यानी आप बोल सकते हो कि जो हम्पी है सोने की खान बोल सकते हो, सोने के भी कुछ खान पाए जाते हैं। और उसके आसपास एक हट्टी जगह है, हट्टी, जहां पर सोने की खान बहुत आयत पाए जाते हैं, हट्टी। तो इसमें हम्पी के बारे में क्या जानकारी रखना है? तो कर्नाटक का एक जिला है छोटा सा जिसका नाम है बेल्लारी जिला। तो बेल्लारी जिला में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जैसा मैंने बताया विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खंडहर। तो हम्पी के बारे में समझ में आ गया, और भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, विश्व ऐतिहासिक धरोहर सूची में इसका लिस्टेड है। हट्टी के बारे में याद रखो, कर्नाटक के रायचूर जिला में स्थित है, रायचूर जिले में स्थित है सोने की खान हट्टी, ठीक है। इसके अलावा कोलार जो बहुत ही फेमस है, ये सब क्वेश्चन कम आएंगे, हम्पी याद रखना, हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलार कर्नाटक का सबसे पूर्वी जिला जिसके दक्षिणी भाग में सोने की खान है, वो है कोलार। कोलार क्यों फेमस है भाई? तो सोने की खान के लिए। हट्टी क्यों फेमस है भाई? तो ये भी सोने की खान के लिए। हम्पी क्यों फेमस है भाई? ऐतिहासिक शहर के लिए, ठीक है, कोलार की खान। इसके अलावा आप श्रीरंगपट्टनम का नाम सुने होंगे, मैं ड्रॉ कर देता हूं, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक के एक जिला है जिसका नाम है मांड्यू जिले में। कावेरी नदी के तट पर टीपू सुल्तान की राजधानी नगर थी, जहां एक किला स्थित है, फोर्ट स्थित है, घेराबंदी है, जिसको श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैं अगला पॉइंट चलता हूं, कुद्रेमुख। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कुद्रेमुख याद रखना।
कुद्रेमुख कर्नाटक में ही स्थित है, जाहिर सी बात है, मैं कर्नाटक बता रहा हूं तो कर्नाटक के बारे में ही होगा। तो कर्नाटक के दक्षिण में एक जिला है जिसका नाम है कन्नड़ जिला। उस कन्नड़ जिला के पूर्वी सीमा के सहारे स्थित ऊंची चोटी है जहां पर लौह का निक्षेप, निक्षेप मतलब क्या होता है, निक्षेप मतलब होता है जमा होना, है ना, डिपोजिट, जहां लोहे का निक्षेप और उत्पादन भी होता है वहां, वो जगह है कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख किससे संबंधित है, लोहा का उत्पादन से या लोहे के निक्षेपण से। श्रीरंगपट्टनम क्यों फेमस था, टीपू सुल्तान, दिमाग में आ गया होगा। इसके अलावा मैं अगला पॉइंट चलता हूं, बाबा बुदन की पहाड़ी। मैं इधर साइड लिख दे रहा हूं दोस्तों। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है चिकांगलूर जिला, उसमें स्थित है ऊंची पहाड़ी जिनके दक्षिणी भाग पर कहुआ वगैरह का, कॉफी वगैरह का और इलायची पैदा होती है, जो हाँ बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं चलता हूं बांदीपुर। बांदीपुर, तो बांदीपुर जो है कर्नाटक के मैसूर जिला, आप लोगों ने सुना होगा, कर्नाटक के मैसूर जिले के दक्षिणी भाग में गोपाल स्वामी बेट्टा पहाड़ियों पर स्थित एक राष्ट्रीय टाइगर पार्क है। टाइगर पार्क, नेशनल टाइगर पार्क बांदीपुर, याद रखना दोस्तों। इसके बाद मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं, नागरसेल नेशनल पार्क। नागरसेल नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क है ना, नागरसेल नेशनल पार्क। तो कर्नाटक के कोडागु जिले के दक्षिणी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत पर, मैंने बताया था पहले पिछले क्लास में, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, नीलगिरी आप लोग जान रहे होंगे, नीचे अन्नामलाई है। तो जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट पर ही स्थित है राष्ट्रीय पार्क, जो नीलगिरी के जीव मंडलीय भंडारण का एक भाग है, जिसको बोलते हैं नागरसेल नेशनल पार्क। मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है जोग जलप्रपात या जोग झरना, है ना, जोग जलप्रपात या जोग झरना। तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना आपको। तो जोग जो है शरावती नदी पर, गरसोप्पा या जलप्रपात के रूप में ये जाना जाता है, लगभग 280 या 282 मीटर के आसपास है ये। तो याद रखना दोस्तों, गरसोप्पा, क्या मैंने बोला, गरसोप्पा, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में जानते हैं, जो 280 या 282। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरा एक सवाल लिखना, जो मैंने पहले भी बताया है, अब एक और सवाल मैं बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताना कि जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। ये क्लियर है, शरावती नदी पर गरसोप्पा है या जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, गरसोप्पा भी इसे ही कहते हैं, जोग भी इसे ही कहते हैं और महात्मा गांधी भी इसे ही कहते हैं। नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, 280 से या 282 मीटर के आसपास है, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा कोकोनट। कोकोनट आप लोगों ने खाया होगा, कोकोनट द्वीप, मैं इसे हटा दे रहा हूं, नोट कर लिए होगा आप लोग। कोकोनट द्वीप मैं लिख दे रहा हूं, कोकोनेट या कोकोनट, ठीक है, कोकोनट या कोकोनट द्वीप, है ना। तो कोकोनट द्वीप क्या है, तो अरब सागर में, अरब सागर दिख रहा है ना, अरब सागर, अगर सर अरब सागर में कर्नाटक के दक्षिण में कन्नड़ जिले के दक्षिण में ही एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम क्या है, कोकोनट द्वीप। तो कोकोनट द्वीप कहां मिलेगा दोस्तों, तो कर्नाटक में मिलेगा। अगला पॉइंट मैं लिखता हूं केमनगुंडी, गुंडा नहीं है, केमनगुंडी याद रखना है ना, कहां है, तो ये कर्नाटका में है। तो केमनगुंडी क्यों फेमस है, लोहे की खान के लिए, ज्यादा से ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो लोहे की खान के लिए फेमस है केमनगुंडी। इसके बाद मैं लेता हूं अगला पॉइंट कुनिगल टाउन, कुनिगल शहर या कुनिगल नहर या कुनिगल टाउन, कुछ भी बोल दो आप लोग। तो कुनिगल टाउन क्या है, तो बंगलोर, जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, बेंगलोर के पास फल और फूल की कृषि के लिए विख्यात है। ये फल और फूल की खेती के लिए विख्यात है, ये बहुत सारे देशों में इससे जाता भी है, वो आयात निर्यात जिसको बोलते हैं, आयात आने वाला निर्यात जाने वाला। तो कुनिगल शहर बहुत फेमस है, जो कहां है, कर्नाटका में। इसके बाद आप लोग सुनोगे धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, जो भारत की सबसे पुरानी और सर्वाधिक खनिज युक्त अवसादी चट्टानों के लिए जाना जाता है। ये अवसादी चट्टान, खनिजी और अवसादी चट्टान के लिए जाना जाता है धारवाड़, जो किस राज्य में है, कर्नाटका राज्य में। इसके बाद है मुर्देश्वर द्वीप,
बस ये याद रख लेना है इसके संदर्भ में कि मुंदेश्वर जो द्वीप है, मुर्दा याद रखो, ये मुर्देश्वर द्वीप जो है ये कहाँ है, तो कर्नाटका में है। धारवाड़ कर्नाटक में है। कुनिगल सर कर्नाटक में, केमनगुंडी कर्नाटक में, कोकोनेट द्वीप कर्नाटक में है। इसके बाद मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु के पास ही, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जो सबसे बड़ा शहर भी है कर्नाटक का, तो बेंगलुरु में ही स्थित है। इस उद्यान में भारत का प्रथम तितली उद्यान यानी बटरफ्लाई पार्क है, याद रखना। बटरफ्लाई पार्क, तितली उद्यान, याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला, तितली उद्यान। तितली उद्यान यहां पर स्थित है। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलता हूं मैं, कृष्णा नदी, इसको मैं हटा दे रहा हूं, कृष्णा नदी, अगला पॉइंट लिखो, कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। चूंकि मैंने अभी चर्चा कर रखा है थोड़ा सा, तो आप लोग सहमत होगे, जान रहे होगे कृष्णा रिवर के बारे में, फिर भी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। महाराष्ट्र जो आपको दिख रहा है, इस महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है सतारा। इतिहास में भी आप पढ़ोगे सतारा जिला के बारे में। तो महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है सतारा। उस सतारा जिले में महाबलेश्वर चोटी से निकलकर, कौन सा चोटी मैंने बोला, तो महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहां, तो महाराष्ट्र के सतारा जिला के पास महाबलेश्वर चोटी से निकलकर कोयना जलाशय से बहते हुए, कौन सा जलाशय मैंने बोला दोस्तों, कोयना जलाशय, जलाशय जहां पर पानी भरा रहता है ना, तो कोयना जलाशय से बहते हुए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए, कौन कौन राज्य मैंने बोला, कर्नाटका बोला, और मैंने क्या बोल दिया, एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि वो आंध्र प्रदेश है। ओके, आंध्र प्रदेश से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी है। ये बंगाल की खाड़ी आपको दिख रहा है ना, बे ऑफ बंगाल, तो यहां से फिर कहां चले जाती है, बे ऑफ बंगाल में, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी, जिस पर, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं, जिस पर कर्नाटक के बागलकोट, याद रखना एक जगह बागलकोट जिले में एक विवादास्पद बांध है जिसका नाम है अलमाटी बांध। तो आपसे पूछा जाए कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, मेन पॉइंट यहां पर मेरे को बताना यही था कि अलमाटी बांध किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर, और जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, लेकिन मैंने क्या बोला कि कृष्णा नदी जो निकलती है वो महाराष्ट्र के सतारा जिला के पास से महाबलेश्वर से निकलती है, कोयना जलाशय में जाती है, फिर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में होती है, फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और ये कृष्णा नदी ही बनाती है कौन सा बांध, तो अलमाटी बांध। मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मेरा श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी जो है ये, बस एक पॉइंट याद रखो, जो शंकराचार्य थे विद्वान, शंकराचार्य, मैं यहां लिख दे रहा हूं, शंकराचार्य की यहां पर ना पैठ है, मतलब शंकराचार्य की जो सिद्ध पैठ है, मतलब सिद्धि होता है ना उसका, सिद्ध पीठ बोल सकते हो, सिद्ध पीठ यहां स्थापित है श्रृंगेरी में। चलो मैं इसे हटा दे रहा हूं दोस्तों। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट है हमारा हासन। मैं यहां लिख दे रहा हूं हासन, हासन। तो हासन क्या है, भारत का इनसेट का जो मास्टर कंट्रोल प्रणाली है जिसको एमसीएफ कहते हैं, वो यहां स्थापित है, कहां, हासन में। याद रखना इनसेट का मास्टर कंट्रोल प्रणाली है। ठीक है, तो आप लोग का फिर होमवर्क रहेगा इनसेट, इनसेट क्या होता है, और इनसेट के बारे में आप लोग को जानकारी देना है। दोआब क्या होता है इसके बारे में मैंने पूछ रखा है ना, कि दोआब क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसके अलावा मैंने पूछा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल, सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात कौन सा है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में करके लिखोगे। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम हुआ कृष्ण राज सरकार। कृष्ण या कृष्णा राज सरकार, कावेरी नदी पर ही, कावेरी नदी पर ही हेमावती एवं लक्ष्मणावती या लक्ष्मण तीर्थ नदियों के संगम पर स्थित है। मैंने दो का नाम लिया, कौन, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियों के संगम पर स्थित है एक जलाशय, जिसके पास से ही पर्यटक स्थल वृंदावन गार्डन स्थित है। कौन सा गार्डन मैंने बोला, वृंदावन गार्डन, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है कारवार। धारवाड़ नहीं बोला मैंने, कारवार बोला है ना, कारवार। इसी नगर में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि कैगा परमाणु कौन से, कैगा और कौन से, कर्नाटक, कारवार में स्थित है ये, कर्नाटक, इस याद रखना। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग लिखो नोट करके, ताला कावेरी।
ताला कावेरी। ताला कावेरी जो है पश्चिमी घाट पर स्थित, मैंने वहां पिक्चर ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, तो पश्चिमी घाट पर स्थित कावेरी नदी का उद्गम स्थल है जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है। तो ताला कावेरी क्या है? पश्चिमी घाट पर स्थित कावेरी नदी का उद्गम स्थल है जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय पार्क आपको देखने को मिलेंगे। अंसी है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, कुद्रेमुख है और राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। ये कुल 5 पार्क आपको, मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अंसी मैंने बोला, बांदीपुर मैंने बोला, बनेरघट्टा मैंने बोला, कुद्रेमुख बोला मैंने, और राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, 5 राष्ट्रीय पार्क यहां मिलेंगे और लगभग 25 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको मिलेंगे। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीवीआई करके कॉपी फाड़ देना आप लोग। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी कई योजनाएं इस कर्नाटक राज्य में केंद्रीय सहायता से लागू की गई है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ जिसका नाम होगा हम्पी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 2 शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने, विरासत सूची के बारे में बोला था। तो हम्पी और एक पट्टदकल, पट्टदकल बोलो या पट्टदकल बोलो, है ना, पट्टदकल बोल सकते हो। तो हम्पी और पट्टदकल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। हम्पी और पट्टदकल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, लिखना आप लोग, समझना। जो एक जिला है जिसका नाम है शिमोगा जिला, तो शिमोगा जिला में अगुम्बे, मैं यहां लिख दे रहा हूं अगुम्बे, कौन सा जिला बोला भाई? शिमोगा। शिमोगा कर्नाटक के शिमोगा जिले के अगुम्बे, अगुम्बे भारत में दूसरा सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा पाने वाला स्थान है। इसके अलावा आप मंगलौर का नाम सुने होंगे। मंगलौर एक पत्तन नगर है जो कर्नाटक में जाना जाता है। मंगलौर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बंगलौर नहीं बोला मैंने, मंगलौर बोला है ना। मंगलौर, मंगलौर क्या है? एक बंदरगाह है, एक सीपोर्ट है, एक पत्तन है जो कहां पर है? कर्नाटक में। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा गुलबर्ग, गुलबर्ग, मैं वो भी लिख दे रहा हूं, गुलबर्ग। तो ये गुलबर्ग क्या है? तो गुलबर्ग जो है इसका अन्य नाम, इसका एक और नाम है जिसका नाम कालबुर्गी बोलते हैं ना, कालबुर्गी, मैं लिख दे रहा हूं यहां, कालबुर्गी के नाम से जाना जाता है ना, कालबुर्गी, मुर्गी कुछ भी बोल दो। तो गुलबर्ग का ही नाम है कालबुर्गी। पूछा जाएगा ये जिला कहां पर है? तो कर्नाटक में। तो गुलबर्ग बहुत बार पूछा जाता है मैचिंग करने के लिए कर्नाटक। मैं बताऊंगा जब टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, चाहे वो यूपीएसआई के लिए हो, बिहार एसआई के लिए हो, बीपीएससी 66 बीपीएससी के लिए हो, जेपीएससी के लिए हो, सिविल सर्विसेज के लिए हो, एसएससी के लिए हो, रेलवे के लिए हो, एनटीपीसी के लिए हो, जब मैं स्टार्ट करूंगा टेस्ट सीरीज तो उसमें सारा बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन अराइज होंगे। और अंतिम पॉइंट की तरफ मैं चलूंगा, या फिर आप समझ सकते हो हुबली, एक मैं हुगली बोल रहा था, हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल कोलकाता के पास, लेकिन मैं हुबली बोल रहा हूं। तो हुबली कहाँ है भाई? तो हुबली कर्नाटक राज्य में स्थित है, एक हवाई अड्डा है। हुबली क्यों फेमस है? हवाई अड्डा कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, और मैंने जो कुछ कुछ पॉइंट पूछा है वो सारे पॉइंट को आप लोग को अगर समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो भी ठीक है। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग कितने पानी में हो और कितना आप लोग का स्तर है और किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो मैंने 3 सवाल आज का होमवर्क दिया है आप लोगों को कि इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इनसेट के बारे में थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। दोआब क्या होता है, किसे कहते हैं दोआब? रायचूर दोआब के बारे में मैंने बताया था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो स्थित है दोआब, दोआब क्या होता है वो आप बताना। और इसके साथ साथ जो सबसे ऊंचा झरना या सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल जो भारत का है, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा मुझे विश्लेषण करके 2-4 लाइन में आप सिर्फ बताना। ये कौन सा है, सिर्फ नाम बताना। तो ये 3 होमवर्क रहेगा आपका दोस्तों। जो भी मैं होमवर्क देता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और 100% उसे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियो न्यू अपलोड किए जाएंगे वो आप तक पहुंच जाए। और सारे पॉइंट को मैं कहूंगा कि आप लोग अपने नोटबुक में लिखते चलो और एक एक पॉइंट को याद करते चलो। फिर उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन 100% इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ना अनिवार्य है। इसके अलावा मैं अगले राज्य की तरफ चलूंगा दोस्तों। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं, अगले क्लास में फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।